First of all, good morning to all students. In the last video of class 12th accountancy, we discussed the chapter number 4, admission of a new partner. Now we will move to the chapter number 5, that is retirement and death of a partner. This chapter divides into two parts. The first part is retirement of a partner and second part is the death of a partner. Today we will study the retirement of a partner, provision regarding at the time of retirement of a partner, and thereafter, after some videos, we will move to the second part of this chapter, that is death of a partner. So let's start the first topic, first part of this chapter, that is retirement of a partner. A partner has the right to retire from the firm after giving due notice in advance. Old partnership comes to an end after the retirement of a partner, but firm continues and a new partnership comes into existence between the remaining partner. देखिए, जब ए बी बिजनेस करते थे और एक नया पार्टनर आता था सी, सो सिचुएशन में ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर हो जाते थे 3। लेकिन रिटायरमेंट के केस में होता क्या है कि सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स और उसमें से सी बिजनेस से रिटायर होना चाहता है, यानी वो बिजनेस में अब कंटिन्यू नहीं रहना चाहता, तो ही गिविंग एडवांस नोटिस टू द फर्म ही हैज़ टू राइट रिटायर फ्रॉम द फर्म, यानी वो रिटायर हो सकता है। तो सिचुएशन में अगर आप देखें तो ए और बी अभी भी पार्टनर बचे हुए हैं। सो अगर वो चाहें तो फ्यूचर में पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं विद द 2 पार्टनर, दैट इज़ ए एंड बी। सो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में पार्टनर्स के नंबर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, वेयर द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में पार्टनर्स के जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। सो जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है सो उसे कोई अमाउंट दिया जाता है। जैसे हम देख रहे थे, जब भी कोई नया पार्टनर आता था, ए बी रहते थे और सी आता था, फर्म को ज्वाइन करता था, तो फर्म में अपनी कैपिटल लेकर आता था और गुडविल लेकर आता था। कैपिटल उसका खुद का होता था, गुडविल जो होता था उसे ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। लेकिन इन केस ऑफ रिटायरमेंट, सपोज देयर इज़ अ 3 पार्टनर ए बी एंड सी और सी फर्म को छोड़ के जाना चाहता है, तो इस सिचुएशन में ए और बी जो न्यू पार्टनर हैं ऑफ द फर्म के, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर ऑफ द फर्म के, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि सी के जाने पर उसे उसका शेयर दें। सो अ रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग, यानी वो जाएगा तो उसको क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट तो उसका कैपिटल का पार्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, जो वो उसकी कैपिटल है, वो तो इम्प्लाइड है कि जब एडमिशन हो रहा था तो कैपिटल लेकर आ रहा था, जब वो रिटायरमेंट ले रहा है तो कैपिटल लेकर वो जाएगा ही जाएगा, इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कैपिटल के अलावा और उसको क्या क्या मिलेगा फर्म से, तो पहला मिलेगा शेयर इन गुडविल। जैसा फर्म में कोई आता था तो गुडविल लेकर आता था, वैसे ही जब फर्म से वो जाएगा तो यू नो कि वो सेक्रीफाइस करेगा और रिमेनिंग पार्टनर गेन करेंगे। जैसे ए बी और सी का मान लीजिए रेशियो है 1:1:1। अगर सी चला जाएगा तो अब पार्टनर्स क्या करेंगे, 1:1 में शेयर करेंगे। जहाँ एक घर में 3 हिस्सा लगता था वहीं सिर्फ 2 हिस्सा लगेगा। सो सी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस करेगा और ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो आपको तो ये रूल पहले से पता है कि पार्टनरशिप का कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो चेंज इन PSR हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, गेनिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, और ये कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ता है गुडविल के फॉर्म में। सो व्हेन एनी पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, सो द गेनिंग पार्टनर provide this compensation to the sacrifice partner, in this situation the retiring partner, as in the form of goodwill. So जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो वो सेक्रीफाइस करेगा, दैट्स वाई जितने भी पार्टनर रिमेनिंग हैं और जितने पार्टनर जिस रेशियो में गेन कर रहे हैं उसके जाने से, वो उसे गुडविल प्रोवाइड करेंगे और जो उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। द सेकेंड पार्ट इज शेयर इन रिजर्व। व्हेन एनी partner retired from the firm, so he is entitled is also the share in reserve.
सो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के सिचुएशन में इफ़ एनी रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व बैलेंस शीट में अपीयर होता है तो रिटायरिंग पार्टनर की ये राइट होता है कि उसे उसमें शेयर मिले. सो रिजर्व आर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, हैंस रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट. क्योंकि वो पहले से, जैसे हम एक एग्जांपल से आपको इस पार्ट को समझाते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर थे और इनकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी रिजर्व है, तो वो रिजर्व पे तीनों का हिस्सा है ना. लेकिन जब अगर सी फर्म को छोड़ के जा रहा है तो सी को इस रिजर्व में हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यस सर, मिलना चाहिए. सो एज इट इज़, जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो ही इज़ इंटाइटल्ड टू गेट द रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स. सो उसे वो सारी चीज़ें उनके PSR में प्रोवाइड की जाती है. द थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. जैसा आपने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि जब कोई नया पार्टनर आता था तो सिचुएशन में एसेट्स एंड लायबिलिटी का हम रिवैल्यूएशन करते थे. एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती थी, डिक्रीज़ होती थी, लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ होती थी, डिक्रीज़ होती थी. सो उस बेसिस पे हम रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते थे और इस प्रॉफिट एंड लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में प्रोवाइड किया जाता था. सो जब भी कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है फर्म में, जैसे ए और बी और सी हैं, तो ये एक तरह के ओल्ड पार्टनर हैं फर्म में. अगर सी रिटायर हो जाएगा तो ए और बी अब क्या हो जाएंगे? न्यू पार्टनर हो जाएंगे फर्म में. सो यू नो वेरी वेल कि रिवैल्यूएशन पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पे अगर कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो ओल्ड पार्टनर उसे क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं, जिसमें सी भी इंक्लूड होता है. सो ये बात आपको अपने माइंड में एकदम क्लियर रखनी है कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उसे गुडविल भी मिलता है, एज वेल एज रिजर्व भी मिलता है, एज वेल एज रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसे भी वो बियर करता है. ओके, क्योंकि उस पर उसका हिस्सा होता है, क्योंकि वो अब ओल्ड पार्टनर है. न्यू एडमिशन के केस में क्या होता था? जो नया पार्टनर आता था वो न्यू पार्टनर होता था, इसलिए उसको उसमें कोई शेयर नहीं मिलता था, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे वो गुडविल हो, चाहे वो रिवैल्यूएशन हो. लेकिन इस केस में, रिटायरमेंट के केस में, जो पार्टनर रिटायर होता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है, वो ओल्ड पार्टनर होता है. दैट्स वाई उसे इन सारी चीज़ों में शेयर मिलता है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दैट इज टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज़ आइदर पेड ऑफ इमीडिएटली और ट्रांसफर्ड इज लोन अकाउंट. यानी जो पार्टनर रिटायर करता है फर्म में, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के नेचर में. जो भी पार्टनर रिटायर करता है उसकी जितनी अमाउंट भी कैलकुलेट होती है, असर्टेन होती है, उसे या तो हम इमीडिएटली पेड ऑफ कर देते हैं कैश से, या तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. अगर कैश से पे कर देते हैं तो कैश, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी कैश की, वो माइनस हो जाएगी. और अगर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो बैलेंस शीट के लिए क्या बन जाएगी? लायबिलिटीज़ बन जाएगी. सो विच आर टोटली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, तो इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. नाउ वी विल मूव टू द अकाउंटिंग प्रॉब्लम. यानी जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो हमें किन किन पार्ट पे ध्यान देना होगा. एज पर दी वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर कि जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता था तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट किए जाते थे. वैसे ही जैसे ही कोई पार्टनर रिटायर करता है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर. देखिए, एडमिशन के केस में हम लोग गेनिंग रेशियो की जगह क्या निकालते थे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे, क्योंकि वहाँ ओल्ड पार्टनर क्या करते थे? सेक्रीफाइस करते थे. लेकिन जब कोई पार्टनर रिटायर करता है या डेथ होता है तो नंबर ऑफ पार्टनर की अमाउंट जो होती है वो कम होती है. जैसे ए और बी सी हैं तो 3 पार्टनर हैं. अगर सी रिटायर कर दिया तो नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो गए? 2 हो गए. सो इस केस में ये पार्टनर गेन करेंगे, ना कि सेक्रीफाइस करेंगे. बट एडमिशन के केस में क्या होता था? सेक्रीफाइस करते थे. सो हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे. लेकिन इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज द गेनिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, क्योंकि ए और बी यहाँ पर गेन करेंगे, ना कि सेक्रीफाइस करेंगे. सिंपल सा फंडा ये है कि जब कोई आता है तो लोग सेक्रीफाइस करते हैं, और जब कोई जाता है, चाहे वो रिटायरमेंट के फॉर्म में जाए चाहे डेथ के फॉर्म में जाए, हमें वहाँ पुराने पार्टनर को गेन ही होता है.
नाउ द सेकेंड पार्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये क्यों ज़रूरी है? जैसा मैंने बताया कि जब कोई पार्टनर जाता है फर्म छोड़ के तो वो सेक्रीफाइस करता है और रिमेनिंग पार्टनर गेन करते हैं। तो यू नो वेरी वेल कि गेनिंग पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज देयर। द थर्ड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यू नो वेरी वेल कि जब कोई पार्टनर जाता है तो उस पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पे जो भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो उसके लिए इंटाइटल होता है। द फोर्थ पार्ट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी समझाने की ज़रूरत तो है नहीं कि जब कोई पार्टनर जाता है तो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस उसको शेयर करना पड़ता है, उससे देना पड़ता है, क्योंकि उस पर उसका हक होता है, उसका राइट होता है। सो इसके लिए भी हमें एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिफ्थ पार्ट इज़ पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर करता है, जैसे कोई पार्टनर आता था तो कैश में गुडविल और कैपिटल लेकर आता था, जब जाएगा तो उसे काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, जैसे उसे गुडविल मिलेगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी मिलेगा, रिजर्व में शेयर मिलेगा, उसकी कैपिटल मिलेगी, तो उसको हम पे करेंगे। यानी जब कोई आता है तो फर्म को देता है, लेकिन जब जाता है तो फर्म से लेके जाता है। तो पेमेंट हम दो तरह से करते हैं, या तो कैश के फॉर्म में तुरंत कर देते हैं या तो हम उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। तो इस पॉइंट पे भी हमें ध्यान रखना है कि पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर कैसे किया जा रहा है। एंड द लास्ट पार्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज़ कैपिटल एडजस्टमेंट। जब कोई रिटायरमेंट पार्टनर रिटायर करता है या डेथ करता है तो उस केस में हमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। So in this chapter basically we are focused on the 5 important adjustment which are as follows: calculation of NPSR and gaining ratio, second treatment of goodwill, number third accounting treatment for reserve, accumulated profit and loss, accounting treatment for revaluation of assets and liability, payment to retiring partner, and capital adjustment. Now we will move to the first topic of this chapter, that is calculating of new profit sharing ratio. जैसे आपने सुना है कि जब नया पार्टनर एडमिट करता है तो उस केस में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। उसी तरह से जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो बाकी पार्टनर का भी PSR डिसाइड किया जाता है। तो उस केस में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी केस वाइज होते हैं। तो फर्स्ट केस होता है इफ़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। यानी जैसे A और B का रेशियो है 1:1 और C रिटायर हो रहा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जैसे केस नंबर 1 थी चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सो उसी तरह से चैप्टर नंबर 5 में रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में अगर कोई पार्टनर डेथ करता है, रिटायर करता है, तो उस सिचुएशन में भी आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा, उसमें भी केस वाइज होगा। तो केस नंबर 1 होता है जैसे सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन दी हो कि A और B और C का रेशियो जो है 1:1 है और C रिटायर कर रहा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, यानी नया रेशियो जो A और B का है वो गिवन नहीं है। सो हम क्या करेंगे? ओके, सो इन दिस सिचुएशन इट विल बी एज्यूम दैट रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द ओल्ड रेशियो। यानी सिचुएशन में जो उनका ओल्ड रेशियो होगा वही उनका न्यू रेशियो होगा और वही उनका गेनिंग रेशियो होगा एज वेल एज गेनिंग रेशियो। ये बात हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। कैलकुलेट न्यू रेशियो, आपको न्यू रेशियो निकालना है। XYZ 3 पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है 5:4:3। अब कह रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन में बताइए कि NPSR क्या होगा। अगर X रिटायर कर गया, सर X रिटायर कर गया तो X चला गया, अब Y और Z के बीच में क्या रेशियो है 4:3। देखिए वही आंसर दिया है 4:3। अगर X रिटायर होगा तो X का शेयर हम मिटा देंगे, Y और Z का क्या बचा 4:3। ओके, बट व्हेन Y रिटायर, अगर Y रिटायर करेगा तो यहाँ पे Y का रेशियो काट देंगे। अब X और Z में क्या रेशियो बचा 5:3। अब चलते हैं बात करते हैं इफ़ Z रिटायर्स, अगर Z रिटायर करता है तो क्या करेंगे सर, Z का रेशियो काट दो, X और Y में रेशियो क्या बचा 5:4। तो न्यू रेशियो क्या है X एंड Y में 5:4। यानी सिंपल सा फंडा ये है कि जो पार्टनर रिटायर करेगा उसका शेयर डिडक्ट कर दो, उसका शेयर गायब कर दो, जो उनके बचे हुए पार्टनर के बीच में म्यूचुअल रिलेशन है वही उनका न्यू रेशियो होगा।
जैसा मैंने इस एग्जांपल में देखा कि x के केस में x का शेयर हटाया तो y और z का रेशियो निकल गया, y रिटायर हुआ तो x और y के बीच का रिलेशनशिप दिख गया, z रिटायर हुआ तो हम लोगों ने z के रेशियो को हटा दिया, x और y के रिलेशन को देखा 5:4। और हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दें, यही इनका गेनिंग रेशियो भी होगा इस केस में। 4:3, 5:3 and 5:4 is the new ratio of the remaining partner as well as gaining ratio of the remaining partner. You know very well कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो रिमेनिंग पार्टनर गेन करते हैं। इस सिचुएशन में जो उनका न्यू रेशियो होगा वही उनका गेनिंग रेशियो होगा, अपने माइंड में रख लीजिए। ओके, नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड केस। Sometimes the remaining partner purchase the share of retiring partner in some specified proportion। यानी क्या होता है कि रिमेनिंग पार्टनर क्या होते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में खरीदते हैं। इन सच केसेस द फ्रैक्शन ऑफ शेयर परचेज बाय देम इज एडेड टू देयर ओल्ड शेयर एंड न्यू रेशियो इज कैलकुलेटेड। सिंपली क्या करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, A, B, C are partner in the firm sharing profit and loss in the ratio of 5:4:3। ओके सर, A, B, C का रेशियो है 5:4:3। B रिटायर हो रहा है जिसे A और B इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, बराबर बराबर। A B रिटायर कर रहा है तो B का शेयर क्या था सर, 4/12। इसे A और C क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर ले रहे हैं, यानी हाफ ऑफ। हाँ सर, हाफ ले रहे हैं। सो सॉल्यूशन में आप देखिए कि B शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन A एंड C इन द रेशियो ऑफ 1:1। सो A विल गेन 412 का 112 1 हाफ लेगा, सो 212 ले रहा है। वैसे ही A क्या कर रहा है, A का न्यू रेशियो क्या होगा, ओल्ड क्या था 512 + 212 = 712। और C क्या कर रहा है, B 412 का 1 हाफ ले रहा है तो उसका भी गेनिंग क्या आ गया 212। सो C का नया रेशियो क्या हो जाएगा, पुराना था 312, गेन कितना किया 212, तो रेशियो, तो न्यू रेशियो विल बी 7:5। सिंपली मैंने किया क्या, पहले A और B का गेन निकाल लिया, A और C का गेन निकाल लिया, क्योंकि B का शेयर जो था 412 उसे A और C ने बराबर बराबर बांट लिया, तो इसने 212 ले लिया, इसने भी 212 ले लिया। अब उनके ओल्ड रेशियो में हमने इसको ऐड कर लिया। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली इन दिस सिचुएशन, इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेन। रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में, रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड प्लस गेन। बट वही एडमिशन केस में कैसे कैलकुलेट करते थे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज calculation of gaining ratio. What is the meaning of gaining ratio? First of all discuss it. It is calculated when a partner retires or dies. ये बहुत क्लियर अपने दिमाग में रख लीजिएगा, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है, डाइज करता है, तो हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। When a partner retire or dies, his share of profit is taken over by the remaining partner. The ratio in which the remaining partner's share increase is called the gaining ratio. यानी रिमेनिंग पार्टनर का शेयर जिस शेयर से बढ़ता है, जैसे 1 हाफ से बढ़ गया, 1/4 से उनका 1 हाफ हो गया, यानी 4 में से 1 हिस्सा मिलता था, अब 2 में से 1 हिस्सा मिलेगा। यानी जितना भी वो बढ़ा उसको हम लोग गेनिंग रेशियो बोलते हैं। अगर फ्रैक्शन में बोला जाए तो गेनिंग रेशियो का मतलब होता है न्यू माइनस ओल्ड, और सेक्रीफाइसिंग का मतलब नहीं पड़ा था, ओल्ड माइनस न्यू। सो सिंपली वी कैन से gaining ratio is the difference between new ratio and old ratio, or in other words we can say remaining partner share of profit increases in which ratio, which is called the gaining ratio. Gaining ratio is the ratio which the remaining partner will pay the amount of goodwill to the retiring partner. ये बात याद रखिएगा कि gaining ratio वो रेशियो होता है जिसमें रिमेनिंग पार्टनर को रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देना पड़ता है। गेनिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें रिमेनिंग पार्टनर को रिटायरिंग पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा बाय द रिमेनिंग पार्टनर
टू द रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब इसके दो केसेस हैं, हाउ वी विल कैलकुलेट इट। तो दो सिचुएशन आपको था, एक सिचुएशन थी कि सिर्फ ए बी सी है, उनका रेशियो 1:1:1 है और सी रिटायर कर रहा है, ओके और कोई इन्फॉर्मेशन। केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है। तो इन केस नंबर 1 एज इट इज़ वी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड, इन दिस सिचुएशन न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी दैट इज़ 1:1 एंड मैंने ये भी बताया कि यही इनका गेनिंग रेशियो भी होगा। वही बात ये कह रहा है, इफ़ द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यानी न्यू पार्टनर का गेनिंग न्यू पार्टनर का नया रेशियो नहीं दिया होता है या रिमेनिंग पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं दिया होता है, सो जो रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो ओल्ड रेशियो होता है वही उनका गेनिंग रेशियो होता है। इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, it will be assumed that remaining partner continued the share of profit in the old ratio, gain to the continuing partner is the old ratio. जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी सी शेयर इन द प्रॉफिट 5:3:2, बी रिटायर्ड, सो इनका नया रेशियो भी 5:2 होगा और उनका गेनिंग रेशियो भी 5:2 होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग और अच्छे से कर लेते हैं। बी गया, न्यू रेशियो क्या हुआ ए और बी का 5:2 और गेनिंग रेशियो भी क्या होगा 5:2, यही मैं बात बता रहा था। इन द सेकेंड सिचुएशन, इफ़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स गिवन, जैसे एज इट इज़ इन द प्रीवियस क्वेश्चन, सेकेंड सिचुएशन जो ये थी जिसमें हमने ओल्ड रेशियो देखा 5:4:3 था, जिसमें बी रिटायर हो रहा था। सो इसमें जो ए और सी का जो न्यू रेशियो निकल के आया 7:5, ये न्यू रेशियो हो गया और उनका ओल्ड रेशियो गिवन है 5:4:3। सो इस सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी विल कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स गिवन इन द क्वेश्चन, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम द न्यू रेशियो। The formula is gaining ratio equals to new ratio minus old ratio. इस पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। So in this question, A, B, C are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. B retires. A and C decided to share the profit and loss in future in the ratio of 4:4. 5:4, sorry. Calculate gearing ratio. So in this question you can see the old ratio of A and B and C, that is 4:3:2, whereas the new ratio between A and C after B retired, that is 5:4. So you know very well what is the formula of gaining ratio. The formula of gaining ratio is new ratio minus old ratio. So A is gaining ratio, what is the old ratio, what is the new ratio 5:9, and what is the old ratio of A, that is 4:9. Then the gaining ratio of A, that is 1:9. As well as thereafter we calculate the C's gaining ratio, new ratio of C, that is 4:9, and old ratio of C, that is 2:9. Then is the gaining ratio of C, that is 2:9. So A gained by 1:9 and C gained by 2:9. So the new ratio, gaining ratio between A and C, that is 1:2. Okay, so it is related to the case number 2 where new ratio is given in this question. So in this situation we calculate the gaining ratio by new ratio minus old ratio. The next question, A, B, C, D are partners sharing profit and loss in the ratio of 1/3, 1/6, 1/3 and 1/6 respectively. C retires and A, B, D decide to share profit and loss equally in future. Calculate the gaining ratio. So in this situation the old ratio among A, B, C, D 1/3, 1/6, 1/3 and 1/6. So first of all we take the LCM, 2:1:2:1. So it is an old ratio among
A, B and C, D, and the new ratio after C retires A, B, D, that is equally. So in this situation, first of all we put the formula of gaining ratio, that is new ratio minus old ratio. A is gaining, old is 1/3 and new is 1/3, so A neither a gain and nor a sacrificed. For the B, old ratio is 1/3 and gain 1/6. Sorry, new ratio is 1/3 and old 1/6. So in this situation we find that A gained by 1/6, and in case of D, the old ratio is 1/3, and old ratio is 1/6, so D gained by 1/6. So after the solving of this question, we find that A gained nothing, B gained by 1/6 and D gained by 1/6. So the gaining ratio between B and D, because A gains nothing, so the gaining ratio between B and D, that is 1:1. So ये भी हो सकता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो ना गेन करे ना सेक्रीफाइस करे, ये भी सिचुएशन हो सकता है. ओके, सो आज के इस पूरे वीडियोस में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसे कैपिटल के साथ साथ और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, गुडविल, रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पे प्रॉफिट एंड लॉस. और इस चैप्टर में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, रिजर्व, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है, उसको कैसे करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट, इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करना है. आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पहले टॉपिक को डिस्कस किया, हाउ वी विल कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन अ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म. तो इसमें दो सिचुएशन थी, एक जब कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो और एक जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो. और सिचुएशन में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया हाउ वी विल कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो? द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर शेयर इंक्रीजेज कॉल्ड द गेनिंग रेशियो. And you know very well, gaining ratio is the ratio in which the remaining partner will pay the amount of goodwill to the retiring partner. और gaining ratio निकालने का दो सिचुएशन है, दो तरीका है. एक जब न्यू रेशियो नहीं गिवन होता तो जो न्यू रेशियो होता है वही उनका गेनिंग रेशियो होता है, जैसे केस नंबर 1 में था. और केस नंबर 2 में था जब न्यू रेशियो गिवन होता है क्वेश्चन में, तो हम इस फॉर्मूले का हेल्प लेते हैं, दैट इज़ फॉर्मूला इज गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे भी डिस्कस किया. In the next video, we will come to you with the second adjustment of this chapter, that is accounting treatment of goodwill. कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसे उसके शेयर की गुडविल दी जाती है बाय द गेनिंग पार्टनर. सो इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दिस कि जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक इस चैप्टर में सिमिलर हैं, बट डिफरेंस ये है कि वहाँ पर नए पार्टनर को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी और यहाँ पर जो पार्टनर जा रहा है उसको हम सारा पैसा प्रोवाइड करते हैं. दूसरी बात ये है कि इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वी कैलकुलेट अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वेयर एज इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर वी कैलकुलेट अ गेनिंग रेशियो. काफ़ी चीज़ें प्रीवियस चैप्टर सिमिलर हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू कि प्रीवियस चैप्टर यानी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, ताकि इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हम लोग स्टडी करेंगे वो आपको ईजिली समझ में आएगी. और आज के जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एज वेल एज द कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आए होंगे. Apart from this, if you have any kind of doubt or suggestion regarding this topics, you are free to ask me, to ask
your suggestion or your doubts in the online classes as well as the WhatsApp group. Okay, so आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.